गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ 10th हिंदी का बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सारे सवालों को याद कर लीजिएगा। अगर आप इन सारे सवालों को याद कर लीजिएगा ना, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीके से जाएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में ये हम गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके ना उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि इससे जो पिछले वीडियो को जो हम डाले थे, जो इससे पहले वीडियो सब डाले हैं, उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है। देखिए, आपको हम हर वीडियो में बताते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन है, तो आपको यदि 90 क्वेश्चन आता है तो 90 क्वेश्चन का क्या हो गया कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो 10 क्वेश्चन आपका नहीं आता है, सबसे पहले तो आप ये काम किया कीजिए कि वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा आप कि कॉपी में लिख लीजिएगा और उसका आंसर लिख लीजिएगा। इस तरह से यदि आप पढ़िएगा, इस तरह से आप पढ़ती हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स होगा। जैसे आप पढ़ाई करके 300 नंबर ला रहे हैं तो यहाँ पे आपका 350 नंबर आएगा। इस तरह से आप पढ़ाई कीजिएगा तो क्या होगा कि यूट्यूब पे जो वीडियो डलाता है उसका तो आपका रिवीजन भी हो गया, प्लस में जो आप क्वेश्चन नहीं जानते थे वो क्वेश्चन को भी आप जान लिए। तो इससे आपका ही जो है वो आपका एग्ज़ाम का तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता रहेगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। आपका पहला सवाल है, संधि के कितने भेद हैं? यानी कि जो संधि है उनके कितने भेद हैं? तो ये आपको याद रखना है कि संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। और कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये पूछ देगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वधि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये आपको याद रखना है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कारक चिन्ह के कितने भेद होते हैं? तो कारक चिन्ह के 8 भेद होते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इतना आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, ला शत्रुस क्या है? ला शत्रुस क्या है? तो ये आपको याद रखना है कि ला शत्रुस जो है वह ईसाई मठ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दूसरा इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि कवि जो है ला शत्रुस में कितने दिनों तक रुके थे? कवि ला शत्रुस में कितने दिनों तक रुके थे? तो ये आपको याद रखना है कि कवि जो थे वो ला शत्रुस में 19 दिन तक रुके थे। कितने दिनों तक रुके थे? 19 दिन तक। ये आपको याद रखना है, 19 दिनों तक रुके थे। कौन? कवि। कहाँ पे? ला शत्रुस में। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, पिकासो क्या थे? पिकासो जो थे वह क्या थे?
तो पिकासो क्या थे ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। पिकासो क्या थे? तो चित्रकार थे, ये आपको याद रखना है। पिकासो क्या थे? चित्रकार थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, प्रेम घन किसका उपनाम है? प्रेम घन किसका उपनाम है? तो ये आपको याद रखना है कि प्रेम घन जो है वह बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये प्रेम घन जो है इनका नाम बद्री नारायण चौधरी है। ठीक है, क्या है? बद्री नारायण चौधरी। उपनाम यानी कि दूसरा नाम, उपनाम यानी कि दूसरा नाम। तो प्रेम घन का दूसरा नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? यानी कि अभी जो है आजकल जो है वह भारत में किस भाषा को लोग ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं? तो किस भाषा को? अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि इन दिनों यानी कि अभी के समय में जो है वह बाजार में कौन सी वस्तुएं ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा भरी पड़ी है? तो विदेशी वस्तु जो है वह ज़्यादा भरी पड़ी है, ये आपको याद। आजकल लोग विदेशी वस्तु को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन अभी यहाँ के लोग क्या करते हैं? अभी यहाँ के लोग शर्ट, जीन्स, पैंट ये सभी पसंद ज़्यादा करते हैं। तो इन दिनों बाजार में क्या भरी पड़ी हुई है? तो ये आपको याद रखना है कि विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, रसखान के चितचोर कौन है? रसखान के चितचोर कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि रसखान के चितचोर जो है वह श्री कृष्ण है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को। चितचोर यानी कि मन को चुरा लेने वाला। तो श्री कृष्ण क्या करते थे? मन को चुरा लेते थे गोपियों को। तो रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है। और रसखान था कौन? तो रसखान जो था वह एक मुस्लिम था। रसखान एक मुस्लिम था और वह किस देवता को मानता था? तो वह कृष्ण को मानता था। यानी कि रसखान जो था वह मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दल बदलना, यानी कि जो है वह अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाना। ठीक है, दल बदलना। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दल बदलना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि हु आर शुद्रास किसकी रचना है? हु आर शुद्रास किसकी रचना है? तो ये आपको याद रखना है कि हु आर शुद्रास जो है वह भीमराव अंबेडकर की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? यानी कि जो विष के दांत की कहानी जो है उसका प्रमुख पात्र जो है वह कौन है? यानी कि उसका हीरो जो है वह कौन है विष के दांत का? तो ये आपको याद रखना है। यानी कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह मदन है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और मदन कौन था? तो मदन जो था वह गिरधर लाल का लड़का था। गिरधर लाल का कितना बेटा था, कितना लड़का था? तो एक ही था, ये आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या था? मदन। और वही जो है वह विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है, यानी कि उसका हीरो है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गिरधर लाल जो थे वह कहाँ काम करते थे? तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? यानी कि जब झोपड़ी वाले और महल वाला की लड़ाई होगी
तो उसमें कौन जीतेगा, तो उसमें महल वाले ही जीतेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर जो है वह महल वाले ही जीतते हैं, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत जो है वह गाँव में बसता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ देगा कि भारत माता जो है वह कहाँ निवास करती हैं। तो भारत माता जो है वह गांव में निवास करती हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए इन्हें ग्रामवासिनी भी कहा जाता है। भारत माता को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि भारत माता को क्या कहा जाता है। तो भारत माता को ग्रामवासिनी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है इससे कि जो भारत माता है उनकी आंचल कैसी है, यानी कि भारत माता की आंचल कैसा है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत माता की आंचल जो है वह धूल भरी है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। यानी कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो जब मैक्स मूलर भाषण दिए थे तब ये लिया गया था, कौन, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, जब मैक्स मूलर भाषण दिए थे तब ये लिया गया था कि भारत से हम क्या सीखे। तो ये क्या है, तो यह भाषण है, ये आपको याद रखना है। और कौन दिए थे ये भाषण, किनके द्वारा दिया गया था, तो मैक्स मूलर के द्वारा, ये अभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको आ जाएगा ये कि भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण जो है ये कौन दिए थे। तो ये आपको याद रखना है कि यह मैक्स मूलर दिए थे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, यानी कि जो दूसरे के इशारे पे चलता है, जो अपना बात नहीं समझता है, जिसको कोई दूसरा कुछ कह दिया तो वो समझता है। तो दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो मूढ़ यानी कि मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्ख या मूढ़ कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं, मूर्ख या मूढ़ कहते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर जो थे, जो भाषण दिए थे भारत से हम क्या सीखे, जब वह भाषण दिए थे तो ये लिया गया था कि भारत से हम क्या सीखे। तो उन्हीं मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम जो है वह विल्हेम मूलर था। क्या था, विल्हेम मूलर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। तो ये आपको याद रखना है कि इनका अनुवाद जो है वह मैक्स मूलर ने किया। यानी कि जब भी जर्मन भाषा में आएगा तो कौन किए हैं, तो मैक्स मूलर ही किए हैं, ये आपको याद रखना है। और मैक्स मूलर जो थे वह संस्कृत के विद्वान थे, ये भी आपको याद रखना है। पूछ देगा आपको एग्जाम में कि मैक्स मूलर जो थे वह किसके विद्वान थे, तो संस्कृत में विद्वान थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और पुस्तक थी मेघदूतम, जो कालिदास की थी, मेघदूतम, उसको जर्मनी में अनुवाद किसने किया है, तो उसका जर्मनी में अनुवाद यही मैक्स मूलर ही किए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल देख लीजिए आप लोग कि परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि रामविलास शर्मा है। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार जो है, यानी कि इनके जो रचना किए हैं वह रामविलास शर्मा किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल है, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक जो थे वह कौन थे? तो गुरु नानक जो थे वह सिखों के प्रथम गुरु थे, यानी कि सिखों के पहले गुरु थे। और सिख धर्म का संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म का संस्थापक भी जो है वह गुरु नानक ही हैं, ये आपको याद रखना है। और गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वह तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी कहाँ पे पड़ता है? तो तलवंडी जो है वह पाकिस्तान में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और जहाँ पे गुरु नानक देव का जन्म हुआ था उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को ननकाना साहब कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और गुरु नानक कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु थे, ये आपको याद रखना है। और सिखों के दसम गुरु कौन थे? तो सिखों के दसम गुरु जो थे वो गुरु अर्जुन देव थे, ये आपको याद रखना है। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जिनका जन्म अपने बिहार के पटना में हुआ था, ये आपको याद रखना है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। और सिखों के दसम गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे, ये आपको याद रखना है। और गुरु अर्जुन देव का जन्म जो है वह कहाँ होता है? तो गुरु अर्जुन देव का जन्म जो है वह बिहार के पटना में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल देख लीजिए आप लोग कि जपूजी किसकी रचना है? जपूजी जो है वह किसकी रचना है? तो जपूजी जो है वह गुरु नानक देव की रचना है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? यानी कि दही वाली मंगम्मा जो है वह किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये आपको याद रखना है कि कन्नड़ भाषा से है। किस भाषा से है? कन्नड़ भाषा से है। यानी कि इसका जो ओरिजिनल भाषा जो है वह क्या था? तो कन्नड़ था। और कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में इसको बदला गया था, दही वाली मंगम्मा कहानी को। तो ये आपको याद रखना है कि दही वाली मंगम्मा की कहानी जो है वह किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय जो थे वह रूसी लेखक थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इन्होंने क्या लिखा था? तो इन्होंने एक लिखा था युद्ध और शांति। इन्होंने क्या लिखा था? तो युद्ध और शांति, यानी कि वार एंड पीस लिखा था, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जित जित मैं निरखत पाठ के केंद्र में कौन है? तो जित जित मैं निरखत पाठ के केंद्र में बिरजू महाराज हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला सवाल आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल है, घनानंद को किसने मार डाला था? यानी कि जो घनानंद थे उनको किसने मार डाला था? तो उनको नादिर शाह के सैनिकों ने मार डाला था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो घनानंद थे वह किनके यहाँ पीर मुर्शिदे का काम करते थे? तो घनानंद जो थे वह किनके यहाँ पीर मुर्शिदे का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ काम करते थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है प्यारे बच्चों कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? यानी कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वह क्या बजाते थे, उनका प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? तो प्रिय वाद्य यंत्र जो था वह शहनाई था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां जो थे वह मुहर्रम के 10 दिन शहनाई बजाया करते थे। क्या करते थे? जो था मुहर्रम, उसके 10 दिन वह शहनाई बजाते थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि अक्षरों का कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी जो है वह किसकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी जो है वह गुनाकर मुले की रचना है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो गुनाकर मुले की है। और एक होता है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान किसने लिखा है?
तो अक्षर ज्ञान जो है अनामिका ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। कवित्री अनामिका जो है वो लिखे हैं अक्षर ज्ञान। इसमें बच्चे जो है वो अक्सर कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। अक्षरों की कहानी जो है वह गुणाकर मूले लिखे हैं, और जो अक्षर ज्ञान है वह कौन लिखे हैं, तो वह कवित्री अनामिका लिखे हैं। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, यानी कि शिक्षा और संस्कृति पाठ जो है वह किनकी रचना है, तो यह महात्मा गांधी की रचना है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, यानी कि जो बहादुर था उसको लेखक के घर कौन लाया था, तो उसको लेखक के घर लेखक का साला ले गया था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो लेखक का साला लाया था। ये आपको याद रखना है। और बहादुर जो था वह कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर जो था वह नेपाल से भाग कर आया था। ये आपको याद रखना है। नेपाल से भाग कर कहाँ आया था, बिहार के यूपी में आया था। बहादुर जो था वह कहाँ का रहने वाला था, तो वह नेपाल का रहने वाला था। और बहादुर पे कितने रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि बहादुर पे कितने रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, तो 11 रुपए का लगाया गया था। ये आपको याद रखना है। और इससे क्वेश्चन आता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम जो है वह दिल बहादुर था। ये आपको याद रखना है। और दिल बहादुर यानी कि दिल बहादुर में से दिल शब्द जो है वह कौन हटा दिए थे, बहादुर बहादुर कहने लगी थी, तो लेखक की पत्नी निर्मला कहने लगी थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बहादुर पे चोरी के इल्ज़ाम किसने लगाया था, तो बहादुर पे चोरी का इल्ज़ाम जो है वह लेखक के रिश्तेदारों ने लगाया था। ये आपको याद रखना है, और वो भी झूठा आरोप, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, यानी कि जो सुजाता है उनका सही में नाम क्या है, तो उनका वास्तविक नाम जो है वह एस रंगराजन है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि सुजाता का मूल नाम क्या है, इसको वास्तविक न देके मूल नाम कर देगा तो वहाँ पे भी एस रंगराजन ही होगा। ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आता है, ये हम आपको बता दिए हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है सतकोरी कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं, तो ये आपको याद रखना है कि जो सतकोरी है ये कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं, तो ये उड़ीसा के प्रमुख कथाकार हैं। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो जो मंगम्मा थी दही वाली मंगम्मा वह किस शहर में दही बेचा करती थी, तो वह बेंगलोर में दही बेचा करती थी। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे, बेंगलोर में। और मंगम्मा के घर में कितने टोटल आदमी थे, टोटल आदमी जो थे वह कितने थे मंगम्मा के घर में, तो 4 थे। ये आपको याद रखना है। एक मंगम्मा और एक मंगम्मा की बेटी बहू और एक उनका बच्चा था, बहू का बच्चा था। 4 लोग रहते थे मंगम्मा के घर में। और मंगम्मा से कर्ज कौन मांगा था, मंगम्मा से कर्ज जो है वह कौन मांगता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि मंगम्मा से कर्ज कौन मांगता है, तो रंगप्पा मांगता है। ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि रंगप्पा जो होता है वह कैसा किस्म का आदमी होता है, तो रंगप्पा जो था वह जुआरी किस्म का आदमी था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। पूर्वज जो थे वह लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, तो ये आपको याद रखना है कि लक्ष्मी के पूर्वज जो थे वह लक्ष्मी के लिए 1 बिघा खेत छोड़ कर गए थे, यानी कि 1 बिघा जमीन जो है वह लक्ष्मी के लिए छोड़ के गए थे। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही BBI
क्वेश्चन है, ये इसे आपको भूलना नहीं है, याद कर लीजिएगा। और लक्ष्मी जो थी वह कैसी महिला थी? तो लक्ष्मी जो थी वह दिलहीन महिला थी, ये आपको याद रखना है। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, ये आपको याद रखना है। और लक्ष्मण जो था वह कहाँ काम करता था? तो लक्ष्मण जो था वह कलकत्ता में काम करता था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? यानी कि जो गुरु नानक देव थे सिखों के पहले गुरु, उनकी भेंट जो है वह किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो ये आपको याद रखना है कि बाबर से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किन से हुई थी? तो बाबर से हुई थी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बर्बरता समापन हेतु। यानी कि क्या है कि बार बार नाखून को क्यों काटते हैं? तो बर्बरता को समापन हेतु, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन आता है कि नाखून जो है वह किसका प्रतीक है? नाखून किसका प्रतीक है? तो ये आपको याद रखना है कि नाखून जो है वह पशुता का प्रतीक है। और क्वेश्चन आता है कि आदि मानव जो थे उनका पहला हथियार क्या था? तो आदि मानव का पहला हथियार नाखून था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? यानी कि जो भाईचारे हैं उसका दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत की सर्वाधिक यानी कि भारत की सबसे अधिक आबादी जो है वह कहाँ बसती है? तो ये आपको याद रखना है कि शहर जो है वह एक रहता है, लेकिन गांव जो है वह बहुत सारे रहता है। गांव बहुत सारा रहता है लेकिन शहर एक रहता है। तो भारत की सर्वाधिक आबादी जो है वह कहाँ बसती है? तो ये आपको याद रखना है कि गाँव में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ बसती है? तो गाँव में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वह भारत का गवर्नर जनरल था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी को दारिश नामक सोने के सिक्के कितने मिले थे? वारेन हेस्टिंग्स को ही कितने मिले थे? तो 142 मिले थे, ये आपको याद रखना। 142 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। किसको? गवर्नर जनरल को। भारत का गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स, उसको। और कहाँ से मिला था? तो जब बनारस में खुदाई हो रही थी ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए, तब मिला था। तो वो क्या किया था उस समय कि उस सोने के सिक्के को पिघलाकर क्या दूसरा सामान बना लिया था। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पुराना सामान मिलता है तो उसको रख लेते हैं कि हाँ इससे आगे की पीढ़ी जो होगी वह देखेगी, लेकिन वो क्या किया था कि उस सोने के सिक्के को पिघला दिया था और उससे दूसरा चीज़ बना लिया था। और कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे वारेन हेस्टिंग्स को? तो ये आपको याद रखना है कि 142 मिले थे। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ये आपको याद रखना है कि मानव मुक्ति के पुरोधा जो है वह भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यानी कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ? तो ये आपको याद रखना है कि यह सेन साहब कहे थे, ये आपको याद रखना है। सेन साहब का कथन है कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सेन साहब का बेटा जो था वह कौन था? तो वह खोखा था, वही कासू था। खोखा का नाम क्या था? कासू था। और एक क्वेश्चन आता है कि खोखा और खोखी जो है वह किस भाषा का शब्द है? खोखा और खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है।
चलिए अब हमारा अगला सवाल है, वंश विद्या का संबंध किससे है? वंश और विद्या का संबंध जो है वह किससे है? तो वंश विद्या का संबंध जो है यह मानव विज्ञान से है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किससे है? मानव विज्ञान से। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते हैं? किस देश के लोग जो हैं वह बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि गौर देश के लोग जो हैं वह बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और किस देश के लोग छोटे छोटे नाखून को पसंद करते हैं, यानी कि छोटे छोटे नाखून जो है उसको रखना पसंद करते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि यह कहाँ का है? दाक्षिणात्य थे। कहाँ के थे? दाक्षिणात्य थे। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो था वह नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ भागा था? नेपाल से भागकर कहाँ आया था? तो बिहार के यूपी में आया था। ये आपको याद रखना है। और बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। और दिल शब्द को कौन हटा दिए थे? तो लेखक की पत्नी निर्मला। ये आपको याद रखना है। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन और आता है इससे कि बहादुर घर से क्यों भाग कर आया था? तो बहादुर क्यों भाग कर आया था? माँ के द्वारा पिटाई लगने के कारण ही बहादुर जो है वह भाग कर आया था। माँ जो है वह उसको पीट दी थी, इसी कारण से बहादुर भाग कर आ गया था यूपी में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला जो थी वह कौन थी? तो ये आपको याद रखना है कि निर्मला जो थी वह लेखक की पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यही क्या करती है कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर होता है, तो दिल शब्द को हटा देती है, बहादुर बहादुर कहने लगती है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि जन्म से ही पागल कौन है? जन्म से ही पागल कौन थी? तो जन्म से ही पागल जो है वह मंगू थी। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मंगू जो थी वह जन्म से ही पागल थी, यानी कि जन्मजात पागल थी। और एक क्वेश्चन आता है कि मंगू कितने वर्ष की थी? तो मंगू जो थी वह 12 वर्ष की थी। इसकी लास्ट में मृत्यु भी हो जाती है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो यही 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। या फिर यही क्वेश्चन आएगा कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि गुरु नानक देव पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? गुरु नानक देव जो थे वह पंजाबी भाषा के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? तो ये आपको याद रखना है, हिंदी में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? हिंदी में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि वह क्या करेगा कि आप जैसे अपना किताब दे दिए, ठीक है, आप अपना किताब दे दिए, लेकिन जब आप मांगने जाइएगा तो वह क्या करेगा कि वह बोलेगा कि नहीं देंगे। तो वही हुआ अंगूठा दिखाना। तो क्या होगा अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो समय पर धोखा देना। यानी कि हम किसी से कर्ज मांगे, ठीक है, हमको कोई काम है, मान के चलिए हमको कोई काम है, इस तारीख को हमको कोई काम है और हम किसी से कर्ज मांगे, वो बोला कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हम उस दिन उससे मांगने गए तो वो क्या बोला कि नहीं देंगे, नहीं है मेरे पास,
मेरे पास नहीं है, हम नहीं देंगे। तो वही क्या हुआ कि समय पर धोखा दे दिया। तो अंगूठा दिखाना यानी कि समय पर धोखा देना, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कारक चिन्ह के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कि कुंवर नारायण द्वारा जो है वह कौन सा पाठ लिखा गया है। तो कुंवर नारायण द्वारा एक वृक्ष की हत्या लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसे एक क्वेश्चन और आता है कि एक वृक्ष की हत्या में किनके किनके बीच का संवाद है, यानी कि एक वृक्ष की हत्या जो है उनके बीच किसके किसके बीच का संवाद है। तो ये आपको याद रखना है कि कवि और वृक्ष के बीच। और बूढ़ा चौकीदार किसे कहा गया है? तो वृक्ष को कहा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। ननकाना साहब का संबंध किससे है? तो गुरु नानक देव से है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले भी हम बताए हैं कि जहाँ पे गुरु नानक देव का जन्म हुआ था उस स्थान को ननकाना साहब कहा जाता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि नाखून हमारी डैश के अवशेष है, यानी कि नाखून जो है वह किसका अवशेष है। तो वह पशुता का यानी कि प्रतीक है। अवशेष यानी कि प्रतीक, तो वह किसका प्रतीक है? नाखून तो पशुता का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वह किस रंग की थी। तो ये आपको याद रखना है कि वह काली रंग की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि सेन साहब की कार जो थी मोटर कार वह कितनी रुपए की थी। सेन साहब की मोटर कार कितनी रुपए की थी। तो ये आपको याद रखना है कि उनका मोटर कार जो था वो 7,500 का था, यानी कि 7500। 7,500 का था। कितना का था? 7,500 का। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और खोखा किसका बेटा था? तो खोखा जो था वो सेन साहब का बेटा था। और मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था, ये आपको याद रखना है। और गिरधर लाल किनके यहाँ नौकरी करते हैं? तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। यानी कि मैक्स मुलर जो है वह विश्व की सबसे पहली भाषा कौन सी भाषा को कहे हैं। तो संस्कृत भाषा को कहे हैं, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। यानी कि बहादुर के ऊपर जो है वह कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो 11 रुपए का लगाया गया था, ये आपको याद रखना है। और कौन लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार लगाए थे। चलिए अब हमारा अगला सवाल है बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। बिरजू महाराज जो है वह किस कला से संबंधित है। तो वह क्या थे? बिरजू महाराज क्या थे? तो वह डांसर थे। और तो वह क्या करते थे? डांस करते थे, यानी कि नाचते थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हो? तो नृत्य कला से संबंधित थे, नर्तक थे। चलिए और कौन सा चीज़ का? तो कथक का। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बिरजू महाराज कौन से शैली का कलाकार थे। तो ये आपको याद रखना है कि कथक।
चलिए अब हमारा अगला सवाल है अविन्यो। अविन्यो क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि अविन्यो जो है वो क्या है, तो वह प्राचीन शहर है। अविन्यो क्या है, तो अविन्यो जो है वह प्राचीन शहर है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया। मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया। ऑप्शन है ए बाल्टी में डाल दिया, बी कुआं में डाल दिया, सी मछली बनाकर खा गए, डी इनमें से कोई नहीं। तो मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया था कि मछली को बाल्टी में डाल दिया था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और लेखक के घर में मछली कौन खाते थे, तो लेखक के घर में मछली जो था वह लेखक के पिता खाते थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। यानी कि बालाजी मंदिर जो है वह काशी में किस घाट पर अवस्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि बालाजी मंदिर जो है वह पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है। यानी कि शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है उसमें किनके विचार प्रस्तुत है, तो ये आपको याद रखना है, महात्मा गांधी के हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग भी कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं। और हिंद स्वराज पुस्तक भी कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी ही लिखे हैं, ये आपको याद रखना है। और एक है यंग इंडिया और हरिजन, इसका भी प्रकाशन कौन किए हैं, तो महात्मा गांधी ही किए हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉल्स्टॉय जो थे वह किस देश के साहित्यकार थे, तो वह रूस के साहित्यकार थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और टॉल्स्टॉय ही लिखे थे क्या, युद्ध और शांति, यानी कि वॉर एंड पीस। चलिए अब हमारा अगला सवाल है जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। यानी कि जो नर जो है वह दुख में दुख नहीं माने, यह किस लेखक की कृति है, तो ये आपको याद रखना है कि यह किस लेखक की कृति है, तो यह गुरु नानक देव की कृति है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि कवि ने मालिन किसे कहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करके भी आ जाएगा कि रसखान ने माली और मालिन किसे कहा है, तो कृष्ण और राधा को कहा है। कृष्ण को क्या कहा है, माली कहा है, और राधा को मालिन कहा है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कवि ने मालिन किसे कहा, या फिर ऐसे आएगा कि रसखान ने माली और मालिन किसे कहा है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है, प्रेम घन को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि आजकल लोग भारत में किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में बोलना पसंद करते हैं। भारत के लोग आजकल अंग्रेजी बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कौन से सामान को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो विदेशी सामान को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे, आज के भगवान कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है कि खेतों और खलिहान में। यानी कि किसान को जो है वह क्या कहा गया है कि देवता कहा गया है, भगवान कहा गया है किसान को, तो वह कहाँ मिलेंगे, खेतों और खलिहान में, यानी कि खेत में मिलेंगे। चलिए अब हमारा अगला सवाल है हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था। यानी कि हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिराया गया था तो
सूरज उसी को कहा गया, जब वो उसका जो रोशनी था उसी को सूरज कहा गया है। तो हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? तो परमाणु बम जो है वह कहाँ पे गिराया गया था? हिरोशिमा में, नगर के चौक पर। तो ये आपको याद रखना है कि हिरोशिमा में सूरज जो है वह नगर के चौक पर से निकला था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है अंगह। अंगह में बालक को क्या समझाता है? अंगह में बालक को क्या समझाया जाता है? तो अंगह ऐसे लिखते हैं हम लोग अंगह। अंगह में ये क्या हो गया कि ये माँ हो गई, ये क्या हो गई? ये माँ हो गई, और ये जो है ये बेटा हो गए। तो अंगह में ये जो बिंदु है उसको क्या समझाया जाता है? तो इसको बेटा समझाया जाता है। ये आपको इसको बेटा समझा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? तो ये आपको याद रखना है कि यह धान के है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करके अपना गुजारा चलाती थी? लक्ष्मी जो थी वह किसके घर में काम करके अपना गुजारा चलाती थी, यानी कि अपना गुजर बसर करती थी? तो ये आपको याद रखना है कि यह तहसीलदार के घर में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? यानी कि मंगू जो थी, जो क्या थी, पागल थी जन्म से ही। तो मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? तो ये आपको याद रखना है कि मंगू को लोग पागलों का अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है पापाती को कौन सा रोग था? पापाती जो थी उसको कौन सा रोग था? तो पापाती को मेनिंजाइटिस था। ये आपको याद रखना है, मेनिंजाइटिस था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? तो यह पपाती थी। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और पपाती को कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस था। ये आपको याद रखना है। पपाती कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि सीता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और सीता के कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे। ये आपको याद रखना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि 3 बेटों की माँ कौन थी? तो सीता थी। सीता के जब पति मर जाते हैं तो उनके बेटे क्या करते हैं कि उनको अलग कर देते हैं, उनको नहीं पूछते हैं, यानी कि उनको अलग कर देते हैं और बोलते हैं कि माँ तुमको ना 50-50 रुपये का खर्चा दिया जाएगा। कितने कितने रुपए का? 50-50 रुपये का। ये भी क्वेश्चन आता है कि सीता के बेटे के द्वारा सीता को कितने कितने रुपए खर्च यानी माहवारी खर्च दिए जाने की बात होती है। तो 50-50 रुपये खर्च देने की महामारी बात होती है। ये आपको याद रखना है कि हाँ माँ हम तुमको 50-50 रुपये हर मंथ दे दिया करेंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे सीता को अच्छा नहीं लगता। इससे उसको ये भी क्वेश्चन आता है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो उसको घुटन महसूस होने लगता है। इसलिए वो क्या करती है कि अपना घर छोड़कर चली जाती है। यहीं पे कहानी जो है वह खत्म हो जाता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया? यानी कि जो पंडित बिरजू महाराज थे वह कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत यानी कि मृत्यु हो गया था? तो 9.5 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गया था। और उनके पिता की मृत्यु कैसे हो जाती है? तो उनके पिता की मृत्यु जो है वह लू लगने की वजह से हो जाती है। ये आपको याद रखना है। और पंडित बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज था। ये आपको याद रखना है।
पिता के मर जाने के बाद बिरजू महाराज का लालन पालन जो है वह शंभू महाराज ही करते, यानी कि उनके चाचा करते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो ये आपको याद रखना है, तो यह मैक्स मूलर को कहा है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, तीन बेटे की माँ कौन है? तो तीन बेटे की माँ जो है वह सीता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो है वो कौन सा पाठ लिखा गया है, कौन सा पाठ का रचना किया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि जनतंत्र का जन्म जो है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वह जाति प्रथा है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि अभी भी जो है वह भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जात पात है, कि वो उस जात का है, वो उस जात का है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो ये आपको याद रखना है कि मदन के लिए जो है मार खाना मामूली बात थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दिल बहादुर में से दिल शब्द को कौन हटा दिए थे? तो लेखक की पत्नी निर्मला हटाए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली जो थी वह कितनी मछली जिंदा थी? तो कितना मछली जो है वह बाजार से खरीद कर लाया गया था? 3 मछली लाया गया था, जिसमें से 2 जिंदा थी और 1 मछली जो थी वह मर गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 मछली जिंदा थी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, गुरु नानक देव ने किस धर्म का प्रवर्तक किया है? यानी कि गुरु नानक देव जो थे वह किस धर्म को स्थापना किए हैं? तो सिख धर्म का, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि रसखान की कृति है, रसखान की कृति क्या है? तो रसखान की कृति जो है वह प्रेम वाटिका है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और रसखान ने किसे माली और मालिन कहा है? तो कृष्ण और राधा को, कृष्ण को माली कहा है और राधा को मालिन कहे हैं, ये आपको याद रखना है। रसखान चित्तचोर किसे कहे हैं? तो रसखान चित्तचोर जो है वह कृष्ण को बोले हैं, ये भी आपको याद रखना है। रसखान कौन था? तो रसखान मुस्लिम था। रसखान किसका भक्त था? तो रसखान जो था वह भगवान विष्णु का भक्त था, यानी कि वह मुस्लिम होते हुए भी भगवान विष्णु को मानता था, उनका भक्त था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद जो थे वह नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और घनानंद जो थे वह किनके यहाँ पीर मुर्शिदे का काम करते थे? तो ये आपको याद रखना है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ पीर मुर्शिदे का काम करते थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? यानी कि हमारी नींद शीर्षक कविता जो है बच्चों, उसमें नींद जो है वह किसका प्रतीक है? तो नींद जो है वह आलस का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ होगा पास में पैसा न होना। यानी कि नहीं बोलते हैं रे हमारा हाथ खाली हो गया, अरे हमारा हाथ खाली हो गया, तो यानी कि पास में जो है वह पैसा नहीं है, तो उसी को बोलते हैं हाथ खाली होना।
चलिए अब हमारा अगला सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है उसके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है, तो ये आपको याद रखना है कि यह भारत माता को कहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और भारत माता का आंचल कैसा है, तो भारत माता का आंचल जो है वह धूल भरा है, ये आपको याद रखना है। भारत माता कहाँ पे निवास करती हैं, तो गाँव में निवास करती है। भारत माता को क्या कहा जाता है, तो ग्रामवासिनी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत को ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। और ये भी क्वेश्चन आता है कि किनके जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता का देहांत हो जाता है। किनके जन्म के 6 घंटा बाद ही उनकी माता का देहांत यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो सुमित्रानंदन पंत के साथ ही ऐसा होता है, ये आपको याद रखना है। जब सुमित्रानंदन पंत जन्म लेते हैं तो उनके जन्म के 6 घंटा बाद ही उनकी माता जो है वो मर जाती है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो प्रेम घन जो थे वह अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और प्रेम घन, प्रेम का पीर भी किन्हें कहा गया है, प्रेम घन को ही कहा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। भारतीय संस्कृति जो है वह किसकी प्रतीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यह भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के है। किनकी है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, यानी कि गांधी जी जो है उनके अनुसार शिक्षा सहायक कहाँ होती है, तो ये आपको याद रखना है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक जो है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में होती है, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक कहाँ होती है, तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए आप लोग। गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई। गुरु नानक देव जो थे सिखों के पहले गुरु, उनकी मृत्यु जो है वह कब होती है, तो उनकी मृत्यु 1539 में होती है, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है मंगम्मा क्या बेचती थी, यानी कि जो मंगम्मा थी वह क्या बेचती थी, तो मंगम्मा दही बेचती थी, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और मंगम्मा दही कहाँ बेचती थी, तो बंगलोर में बेचती थी, ये आपको याद रखना है। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ये भी आपको याद रखना है। मंगम्मा से कर्ज कौन मांगता रहा था, तो मंगम्मा से कर्ज जो है वह रंगप्पा मांग रहा था, ये आपको याद रखना है। रंगप्पा कैसा आदमी था, रंगप्पा एक जुआरी किस्म का आदमी था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है मंगू किस कहानी की पात्र है, यानी कि जो मंगू थी पागल थी। मंगू क्या थी, कैसी लड़की थी, तो वह पागल थी, जन्म से ही पागल थी, जन्मजात पागल। तो मंगू किस कहानी की पात्र है, तो माँ कहानी की पात्र है, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था, यानी कि जब सीता के पति जब मर जाते हैं तो सीता के बेटे क्या करते हैं कि उनको अलग कर देते हैं और बोलते हैं कि 50-50 रुपया तुमको
हर महीने दिया जाएगा। तो अपने ही घर में सीता क्या करती है कि अपने घर वह अच्छा नहीं मानती है इस बात को, तो वह क्या करती है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होने लगता है, तो घुटन महसूस होने लगता है। ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सीता क्या करती है कि उसको घुटन महसूस होने लगा, वो लास्ट में वह क्या करती है कि अपना घर छोड़ के चली जाती है और यहीं पे कहानी जो है वह खत्म हो जाता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, पिता, माँ, बहन। तो लेखक के पिता खाते थे, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? लेखक के रिश्तेदार बहादुर जो था उस पर क्या आरोप लगाए थे? तो पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था बहादुर के ऊपर, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कितना रुपए चुराने का आरोप लगाया गया था? तो 11 रुपए चुराने का आरोप लगाया गया था, ये आपको याद रखना है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो था वह नेपाल का रहने वाला था, ये भी आपको याद रखना है। बहादुर नेपाल से भागकर क्यों आ गया था? तो उसकी माँ जो थी वह उसको मारती थी, इसी कारण से बहादुर नेपाल से भागकर कहाँ आ गया था? बिहार के यूपी में आ गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो था वह कौन था? तो किशोर जो था वह लेखक का पुत्र था, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ ने मना किया था, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जब लेखक के लिए मछली जब बनता है तो मसाला कौन पीसती है? तो माँ पीसती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और संविधान कौन लिखे हैं? तो संविधान जो है सो वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है और ये अंतिम सवाल है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जोन्स जो थे समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो ये आपको याद रखना है, 1783 ईस्वी में पहुंचे थे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है वो परीक्षा में अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट ला सके, उनका भी तैयारी जो है वह मजबूत हो सके। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।